स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले मुझे ये जानना है, मुझे खुद को जानना ज़रूरी भी क्यों है कि भैया ये बहुत कन्विंसिंग है जो हर कोई इंसान जानता है, लेकिन मेरे पास कोई गुरु द्रोण नहीं है। मैं कहाँ गुरुकुल जाके गुरु द्रोण ढूंढूं, या मैं किसी ऐसे इंसान का वेट करूं जो मेरा टैलेंट ढूंढे, खोजे, फिर नर्चर करने पे काम करूं। मैं क्या करूं खुद को जानने के लिए? तो ये इकलौती टेक्नोलॉजी है जो आपको एग्जैक्ट अनबायस्ड अप्रोच देती है आपको आपके बारे में बताने। कभी सुना है कि किसी भी दो व्यक्तियों के फिंगर टिप्स एक जैसे हों? नहीं। और फिंगर टिप्स एज पर न्यूरो साइंस आपके ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन है। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हमें पहले पता लग जाता है और अगर वो डिटेल में पता लग जाए, स्ट्रक्चर में दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग पता लगती है। एक तो ब्रेन का साइज क्या है, कितनी पावर लेके बैठे हो आप, जिसको आप बोलते हैं प्रोसेसर की स्पीड का है, और प्रोसेसर की क्वालिटी क्या है, ये एंड्रॉयड है या ये आईफोन वाला है, हमारा ब्रेन कौन सा प्रोसेसर लेके बैठा है, तभी तो हम अपनी लाइफ के कोड लिख पाएंगे। तुम मुझे उन स्टोरीज में इंटरेस्टेड है जो आपके पास आई, उन्होंने अपने बारे में समझा, फिर क्या उनकी लाइफ को उन्होंने बदला। करियर के बारे में मुझे बहुत क्लियरली समझ आया, ये हमें करियर के साथ साथ और किन चीज़ों में बहुत प्रोमिनेंटली हेल्प करता है। मेरी लाइफ में अगर मैं आईटी में रहता तो फिर क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज लाइफ होती। या फिर मैं बैंकिंग में ही रहता तो बैंकिंग के अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी जाती, लेकिन जो हैप्पीनेस वाला जो एलिमेंट है, क्या वो मेरी फैमिली को हिट नहीं करता? अगर ये सिस्टम किसी को मिल जाए ना, तो उसको अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर मुझे मिल जाता तो भाई ये स्ट्रगल भी नहीं होता। जो मैंने बीच में 12 साल का स्ट्रगल देखा है ना, तो वो चैलेंज ही कभी नहीं होता। स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले मुझे ये जानना है, मुझे खुद को जानना ज़रूरी भी क्यों है? बहुत इंटरेस्टिंग। आपने एक वो कहानी सुनी होगी महाभारत की। सुनाओ ज़रा। जब सभी को गुरुकुल जाना था, जब मैं सभी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ दुर्योधन की, अर्जुन की, युधिष्ठिर की, सभी को गुरुकुल जाना था। वो गुरु द्रोण के पास पहुँचे, और जब गुरु द्रोण ने उनको सिखाना शुरू किया तो जेनरिक तो नहीं पढ़ा रहे थे, वो सबको उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे। पोटेंशियल कैसे चेक किया उन्होंने? जैसे दुर्योधन को बोला कि सामने एक चिड़िया बैठी है, अब आपको वहाँ पे निशाना लगाना है। निशाना लगाने के लिए उसको बोला जैसे आप आर्चर खींचोगे तो आप मुझे तीर मारने से पहले बताना कि एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, क्या दिख क्या रहा है? तो भाई साहब को आसमान दिख रहा था, तो गुरु द्रोण ने रोक दिया कि तू रुक जा भाई, इस लायक नहीं है। फिर आते हैं हमारे युधिष्ठिर। तो जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि आप भी आर्चर जब खींचोगे तो तीर चलाने से पहले ये बता देना कि दिख क्या रहा है, तो उन्होंने बताया कि मुझे डालियां दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, पत्तों के ऊपर जो बना हुआ डिजाइन वो भी दिख रहा है। तो गुरु द्रोण ने बोला रुक जाओ आप भी। फिर आते हैं हमारे अर्जुन। जब अर्जुन आते हैं तो अर्जुन एक ही बात बोलते हैं कि मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही है। दोबारा पूछते हैं उससे कि सही सही बता क्या और दिख रहा है, किसके अलावा मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा। और उसके बाद हिस्ट्री आपके सामने है कि फिर उन्हीं के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको उतना नर्चर किया जाता है कि वो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े धनुर्धर बनते हैं, आर्चर बनते हैं, और लाइवली एक लेजेंड बन जाते हैं। और वहीं युधिष्ठिर को वो एक भाला चलाना सिखाते हैं, साथ में लीडरशिप भी सिखाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर कोई लीडर है तो उसको ये पता है कि मेरे गोल के आसपास और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, यानी कि उनका व्यू कैसा रहेगा, कैसे वो देखते हैं सिर्फ। तो अगर वो पता लग जाए और आप अपने उसी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको नर्चर कर दो, तो युधिष्ठिर से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ इस मामले में। करेक्ट। तो उन्होंने कितनी बड़ी टीम को लीड किया, सब सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन वो गुरु द्रोण देख सकते थे। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि आप कौन हैं, आपकी पावर क्या है, और उस पर अगर आपने पूरी ताकत लगा दी अपनी, तो आप नंबर 1 बन सकते हो। जैसे हो सकता था कि अर्जुन को आप भाला सिखा दो, दुर्योधन को कुछ और सिखा दो, ये युधिष्ठिर को आर्चरी सिखा दो, तो बहुत अच्छे बन सकते थे क्या, लेकिन नंबर 1 बनते। अगर आपको तय करना है कि नंबर 1 बनना है, तो फिर आपको गुरु द्रोण लगेंगे। आपको अपने बारे में जानना होगा। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो तीर तुक्का है, हिट एंड ट्रायल है, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो वही कहानी होगी जो 97% लोगों के साथ होती है। या मीडियोकर तो रह ही सकते, मीडियोकर तो रहेंगे। तो यहाँ आए हैं, कुछ तो काम करेंगे। अब कुछ करना है कि सबसे बेस्ट करना है, तो उसके लिए सेल्फ डिस्कवरी है। आप ये कहना चाह रहे हो, अगर मेरे को ये पता चल जाए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरे आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों को नर्चर करने में अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट करूँगा, जिससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट आएगा। एग्जैक्टली, इसको हम बोलते हैं इट्स अ जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेक सेंस 100%। अब सबसे बड़ी चैलेंज तो ये है कि भैया ये बहुत कन्विंसिंग है जो हर कोई इंसान जानता है,
लेकिन मेरे पास तो कोई गुरु द्रोण नहीं है। मैं कहाँ गुरुकुल जाके गुरु द्रोण ढूंढूं, या मैं किसी ऐसे इंसान का वेट करूं जो मेरा टैलेंट ढूंढे, खोजे, फिर नर्चर करने पे काम करूं। मैं क्या करूं खुद को जानने के लिए। कल क्या हुआ, मैं यहाँ से गुड़गांव जा रहा था, तो मेरे फादर बोले यार ये गूगल मैप पहले हमारे टाइम पे तो नहीं था, तब भी तो हम जाते थे। तो मैंने एक छोटी सी बात पूछी उनसे, क्या तब इतने ज़्यादा ब्रिजेस थे, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी? तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ गई तो टेक्नोलॉजी ने हमें गूगल मैप दे दिया ताकि आप डेस्टिनेशन पे समय पे पहुंच पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग पता उसमें क्या है, उसके अंदर ना एक ऑप्शन आता है, जैसे उसको दिखता है कि इस रूट पे ट्रैफिक है तो डेस्टिनेशन तो वही है, तो दूसरा रीरूट करने के लिए आपको वो एक मौका देता है, क्या आप रीरूट करना चाहेंगे ताकि आप डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंच सकें जहाँ ट्रैफिक कम है। तो हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, हमें गुरु द्रोण जो है हमारे लिए वो टेक्नोलॉजी है। इंटरेस्टिंग ये और भी है, अब हमें किसी और पर डिपेंड भी नहीं होना, किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं होना, टेक्नोलॉजी है। जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लो। फॉरेंसिक साइंस के अंदर इतना डिटेल में इस पर बात हो रही है, इवन मेडिकल साइंस में डाउन सिंड्रोम केसेस समझने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को रिसर्च करने के लिए। अब अगर आप चाइना को स्टडी करेंगे, जितने भी ओलंपिक्स के खिलाड़ी बन रहे हैं वो तो सभी जानते हैं कि 2 3 4 साल 5 साल की एज में पहले चेक कर लेते हैं कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, इसको इसी लाइन में नर्चर करना है। मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी करें। और आपकी देखो आर्मी इसको यूज़ कर रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, तो करियर के लिए क्यों नहीं, लाइफ के लिए क्यों नहीं? तो ये टेक्नोलॉजी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, क्योंकि इससे बड़ा टूल, इससे बड़ा गुरु द्रोण आज के टाइम पे नहीं है। मेक सेंस। आप ये कहना चाह रहे हो आज के टाइम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो हमें एग्जैक्टली ये बता सकती है कि मेरे ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है, कौन सा हिस्सा मेरा अच्छे से काम करता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात एक और है, इसमें सवाल नहीं पूछे जाते। तो ये इकलौती टेक्नोलॉजी है जो आपको एग्जैक्ट अनबायस्ड अप्रोच देती है आपको आपके बारे में बताने में। अब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे टेक्नोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ेगी कि ये काम कैसे करती है। मतलब आपने बोला सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि हम तो टेस्ट में जानते हैं अगर किसी इंसान के बारे में जानना है तो या तो उसको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे, कुछ उससे कहानियाँ सुनी जाएंगी। टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और ये इतनी कन्विंसिंग क्यों है? फिर कन्विंसिंग इसलिए है, आपने आज तक कभी सुना है कि किसी भी 2 व्यक्तियों के फिंगर टिप्स एक जैसे हो? नहीं। और फिंगर टिप एज पर न्यूरोसाइंस आपके ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन है। ओके। और ब्रेन कब बनता है? ब्रेन बनता है मदर वॉर्म में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। तो हमने शास्त्र भी पढ़े, न्यूरोसाइंस भी बोलती है। और फिर 13वें हफ्ते से 21वें हफ्ते में जब ब्रेन बन रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ जाता है? फिंगर टिप्स पे। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हमें पहले पता लग जाता है, और अगर वो डिटेल में पता लग जाए, स्ट्रक्चर में 2 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग पता लगती है। एक तो ब्रेन का साइज क्या है, कितनी पावर लेके बैठे हो आप, जिसको आप बोलते हैं ना प्रोसेसर की स्पीड का है, और प्रोसेसर की क्वालिटी क्या है, ये एंड्रॉयड है या ये आईफोन वाला है। यानी कि अगर आपको पता हो तो उसी के अकॉर्डिंग तो आप बनाओगे। आप एप्लीकेशन बनाने जाते हो, जब पूछते हो तो पहला डेवलपर क्या पूछता है? सर एंड्रॉयड के लिए बनाना है, वेब के लिए बनाना है, या आईफोन के लिए बनाना है? करेक्ट। तो वो पहले क्यों पूछ रहा है? ताकि उसके अकॉर्डिंग वो उसको डेवलप कर सके, कोड लिख सके। ऐसे अगर हमें पता लग जाए कि हमारा ब्रेन कौन सा प्रोसेसर लेके बैठा है, तभी तो हम अपनी लाइफ के कोड लिख पाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी आपको बता देती है। आप थोड़ा इसको और डिटेल में बताओ कि कैसे हमारी फिंगरप्रिंट कनेक्ट है हमारे ब्रेन से, एंड हमारी फिंगरप्रिंट क्या बताती हैं हमारे ब्रेन के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हमारे दोनों हाथ हैं, तो हमारा जो आपका राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। ओके। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारे राइट ब्रेन से। और ये ऑलरेडी डॉक्टर रॉजर स्पेरी ने 1980s में ही एस्टेब्लिश कर दिया था, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इस काम के लिए। जो आपने बताया था लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, स्प्लिट ब्रेन थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो जब उसको और डीप में समझा गया तो हमारा जो ये हाथ है वो इस ब्रेन से इस तरह कनेक्टेड है, लाइक दिस। ये अब इसका क्या मतलब है? तो ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। कौन सा? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। कौन सा? हमारा राइट थंब। तो मेरा लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अगर इसको और डिटेल में बताऊं, मेरा अपने आप के साथ संबंध कैसा है? ओके। मुझे अप्रिशिएशन पसंद है या नहीं है? क्या मेरा ब्रेन स्टिमुलेट होगा अप्रिशिएशन से? मुझे प्राइवेसी कितनी पसंद है? और मुझे रिस्पेक्ट किस लेवल की पसंद है? मेरा इंट्रोस्पेक्शन किस लेवल का है? मेरी रीजनिंग किस लेवल की है? वो यहाँ से पता लगता है। अब आप सोचो किसी को प्राइवेसी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है वो मैंने महसूस भी किया। तो जिसको प्राइवेसी बहुत पसंद है और उसको आप पब्लिकली उसके बारे में कोई बात कर दो, क्या उससे कोई आपका संबंध बन सकता है? नहीं। तो अगर ये आपको पहले पता लग जाए तो आपके कितने रिलेशनशिप कितने प्योर हो सकते हैं और कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। वाओ, यस।
इतनी सी चीज से। ऐसे जब मैं बात करता हूँ राइट इंडेक्स फिंगर की, ये आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, जहां से आपके लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लॉजिक्स में ग्रामर भी आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है, और अगर ये सिचुएशन समझनी है, रेशनल थिंकिंग और किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए कोई इससे आता है हमारे, जो हमारे इस फ्रंटल कॉर्टेक्स है। इंटरेस्टिंग है हमारा साथ में मिडिल फिंगर, राइट हैंड का मिडिल फिंगर हमारे लेफ्ट पैराइटल लोब से कनेक्टेड है, जहां से मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस, मेरे आईज मूवमेंट, मेरे टंग मूवमेंट, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट्स, मेरे रिस्ट मूवमेंट, मेरी ग्रिपिंग। अब मुझे बैडमिंटन प्लेयर बनना है, और अगर मेरे पास ग्रिपिंग अच्छी नहीं है तो कैसे बनूं? मुझे एक्टर बनना है, एक्टर के लिए मेरे चेहरे पे कंट्रोल होना चाहिए। इवन आई लव म्यूजिक, मुझे डांस सीखना है। अगर ये बता देगा आपको पहले कि आप भरतनाट्यम के लिए बने हुए हो कि आप फ्री स्टाइल डांस के लिए बने हो, तो अच्छा, इतने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं हम। भरतनाट्यम में आपकी आंखें डांस 100%, हाँ है ना। तो अगर ये नहीं मिला हुआ तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो प्रैक्टिस आपके लिए स्ट्रगल बन जाती है, और वही सेम प्रैक्टिस आपके बैचमेट के लिए लर्निंग है। वाई? जिसको मिला है उसके लिए लर्निंग, जिसको नहीं मिला उसके लिए स्ट्रगल। करेक्ट। तो वहां से इतना माइक्रो लेवल पे ले जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप मेडिकल साइंस की भी बात करेंगे तो मेडिकल साइंस में पूरी जर्नी में ये कहीं नहीं चेक किया जाता कि क्या ये व्यक्ति सर्जन बनने के लिए अच्छा है। करेक्ट। अब जब वही चेक नहीं किया तो बाद में वही सर्जन परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें जब सर्जरी करनी है तो इस फाइन मोटर स्किल्स का काम है जो कि उसको अच्छा नहीं मिला हुआ। करेक्ट। तो वही करियर उसके लिए पेनफुल हो गया, स्ट्रगल हो गया। अब आ जाते हैं हमारे राइट आपके रिंग फिंगर। आपको इसके बताने से पहले अब मैं इस चीज़ से जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि जिस जगह पे, जैसे आपने मेडिकल साइंस का एग्जांपल लिया, जिस जगह पे हर इंसान को सेम ट्रेनिंग दी जाती है बट आउटपुट बहुत अलग अलग आते हैं, तो सिर्फ ट्रेनिंग डिफाइन नहीं करती आप कितना सीखोगे, वो व्यक्ति की कैपेबिलिटी क्या है, समझने का तरीका, सोचने का तरीका, उसको इम्प्लीमेंट करना या उसको परफॉर्म करना, उसको जो उसके दिमाग की कैपेबिलिटी है उसके कॉम्बिनेशन से पता चलेगा वो कैसे परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली जैसे आपने इतना अच्छा जैकेट पहना हुआ है, ये जैकेट मुझे पूरा आ जाएगा, मेरी बॉडी का साइज अलग है। करेक्ट। तो हम शर्ट के लिए जब कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, हम जूता लेने जाते हैं, शूज के लिए कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, हर चीज के लिए कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो करियर चुनते वक्त, लाइफ पार्टनर चुनते वक्त, लाइफ के बारे में अपने गोल डिसाइड करते वक्त, मैं गोल डिसाइड कर रहा हूँ किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, या किसी को प्रभावित करने के लिए, या अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ये इतनी सी चीज से पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इतना माइक्रो लेवल पे आप समझ पाते हो अपने आप को। यू कैन कंटिन्यू। फिर आ जाते हैं हम राइट रिंग फिंगर पर। अब राइट रिंग फिंगर से आपका लेफ्ट का टेम्पोरल लोब आपका अटैच है। अब उसका मतलब क्या है? आपकी बोलने की कला, ओके, शब्दों का। अब शब्द लिखे भी जा सकते हैं, शब्द बोले भी जा सकते हैं, शब्द सुनाए भी जा सकते हैं। यहीं से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आती है। ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा मेरा, मुझे लगता है। आई होप सो। आपकी ऐसी, आपका खाली ये नहीं होगा, आपका मुझे लगता है लॉजिकल के साथ आपका तो 3D विजुअलाइजेशन है वो भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हो। तो आपको लैंग्वेज पहले पता लग जाती है। ओके। तो वो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको पता हो लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग है और उसको नर्चर कर लो, आप किस लेवल पे ले जा सकते हो अपने लैंग्वेज को। फिर आ जाते हैं, ये हमारे राइट की लिटिल फिंगर जो हमारी ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड है। यहाँ से आते हैं हमारी 5 सेंसेस। ओके। रीडिंग। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक करियर भी बताता हूँ साथ साथ, जो बहुत ही अंडररेटेड है। आप चॉकलेट खाते हैं? हाँ, कभी कभी। किसी कंपनी खाते हैं, हम यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लेते, 15-20 साल से खा रहे हैं, टोमेटो सॉस भी लेते होंगे। क्या आज तक उनका फ्लेवर चेंज हुआ है? नहीं। अगर फ्लेवर चेंज हो जाएगा तो ब्रांड नहीं कहलाएगा। करेक्ट। लेकिन उस जहाँ टमाटर उगता है, यहाँ पे जहाँ पे चोको की, जहाँ पे उसकी जो खेती फार्मिंग होती है, वो तो बार बार चेंज हो रही है। हाँ। उस फर्टिलाइजेशन का पूरा पावर चेंज हो रहा है, उसका जो क्वालिटी वो चेंज हो रहा है, फिर भी सेम टेस्ट। इन दोनों के बीच में जब सब हो रहा है तो एक टेस्टर होता है, इसका काम है ये बताना कि ये कम है, ये कम, ये ज्यादा है। जैसे चाय हम जो पीते हैं उसमें ग्रेडिंग होती है, वाइन टेस्टर्स होते हैं। वर्ल्ड वाइड इसकी कोई डिग्री नहीं है, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर कुछ काम नहीं होता। हाँ, डिप्लोमास होते हैं सिर्फ इसकी SOPs को समझने के लिए। ये आपका नेचुरल टैलेंट है। और अच्छी बात ये है, हाईली पेड है और फन भी है इसके अंदर। करेक्ट। और पता किसी को नहीं है, कंपटीशन नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। क्यों? नेचुरल टैलेंट है। तो नेचुरल टैलेंट सब में नहीं होता। और ये बात अगर बचपन में पता लग जाए, उसको आप थोड़ा नर्चर कर दो, तो आप एक चाय का कप पीने का 25,000 मिल रहा है मेरे भाई,
वाइन टेस्ट करने के करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आप ये कह रहे हो सकता है तुम उस चीज में एक्सपर्ट हो जो तुमने जीवन में आज तक एक्सप्लोर नहीं करी, सोची भी नहीं। सोची भी नहीं, कभी आपके दिमाग में आई नहीं बात, यार इतना बड़ा करियर हो सकता है मेरा। आप सोचो कि इतना माइक्रो लेवल पे पता है। मेक सेंस, यस, यू कैन कंटिन्यू। और इसकी पढ़ाई के पैसे भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ नर्चर करना है उसको। नेचुरल टैलेंट है। नेचुरल टैलेंट है, तो आप बिना पैसा लगाए लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो अगर आप में वो टैलेंट है और समय पे पता है तो। हाँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे राइट ब्रेन की। तो राइट ब्रेन हमारा लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है, लेफ्ट थंब में जहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपकी इंट्यूशन पावर आती है, यहाँ से आपकी लीडरशिप आती है, यहाँ से आपका पीपल कनेक्शन आता है, पीपल मैनेजमेंट आता है। तो अगर आपको पहले पता है, आपने MBA करवा दिया किसी बच्चे को, अब MBA के अंदर आपको पीपल मैनेज करना है और आपको मिला नहीं हुआ, तो पढ़ के फिर हम बोलते हैं MBA करके वो तो 10,000 की नौकरी करेगा, 10-15,000। अरे क्यों करता है? इसलिए क्योंकि आपने अपने पोटेंशियल को नर्चर नहीं किया, आपने सिर्फ एक डिग्री ली है, आपने उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। इसलिए आप वही एक MBA किया हुआ, एवरेज कॉलेज से MBA किया हुआ, करोड़ रुपए का पैकेज लेके बैठा हुआ, सही बात है, नर्चर कर रहा है उसको। फिर हम बोलते नहीं उसका लक बहुत अच्छा है, लक अच्छा नहीं है, उसने अपने पोटेंशियल पे काम किया। फिर हम बात करेंगे हमारे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर की, जो हमारे राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स जुड़ा हुआ, जो जिसके हम बात कर रहे थे 3D में कुछ भी सोचना, विजुअलाइजेशन। आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री नर्चर हो रही है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट, मैनिफेस्टेशन। और उसका बेस क्या है? तीसरा है NLP, उसका बेस क्या है? विजुअलाइजेशन। और सब पुश करे जाए, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। अगर मिला ही नहीं है तो विजुअलाइज कैसे करें? विजुअलाइज भी दो तरह से होता है, एक 3D से और एक होता है 2D से। तो ये 3D है, नहीं मिला तो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, और मिला है तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ से क्रिएटिविटी आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है, आपका 3D में विजुअलाइज करना आता है, इतना पावरफुल है ये। और यहाँ से उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं हमारे लेफ्ट मिडिल फिंगर को, जो कि हमारे राइट पैराइटल लोब से जुड़ा हुआ है। उसका काम है आपके फुल बॉडी मूवमेंट्स को देखना। किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, इनफैक्ट किसी को टीचर है, ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है। मैं खाली ट्रेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी एक ट्रेनर हैं लेकिन आप बैठ के पढ़ा रहे हैं। वहीं किसी को कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है, अगर उसके पास ये इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स वो नहीं है, चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही स्किल होने के बावजूद भी वो एक्सेल नहीं कर पाएगा, स्किल होने के बावजूद भी। इनफैक्ट जिसका ये वीक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, आपने उसको फील्ड जॉब दे दिया तो भी वो परेशान हो जाएगा। और उल्टा कर दिया तो किसी का ये बहुत हाई है और आपने इसको डेस्क जॉब दे दिया, वो हिलता रहेगा ऐसे बार बार, रेस्टलेस रहेगा, परेशान रहेगा। हमने देखे हैं ऐसे लोग। तो आपके बहुत सारे ग्रुप पे होंगे जिनका पैर ऐसे हिलता रहता है, या हाथ चलता रहता है, टिक 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 करते रहेंगे, ऐसे गर्दन मूव करती रहेगी, मतलब मूवमेंट ही, मतलब रेस्टलेस रहेंगे। अब आप देखो, खाली करियर बनाना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ ये जानना जरूरी है कि मेरा ब्रेन क्या इस करियर के लिए 100% सूटेबल है। नहीं तो स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल कहाँ निकलेगा? मेरी फैमिली पे, मेरे सराउंडिंग दोस्तों पे, और फिर हम बोलते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा डायरेक्ट। एग्जैक्टली, आपकी वर्ड्स पावर है, मानना पड़ेगा। मैं कह ही रहा था। हाँ, फिर आ जाते हैं हमारे लेफ्ट रिंग फिंगर पे, जो कि हमारे राइट टेम्पोरल लोब से जुड़ा हुआ है, जहाँ से आता है हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, एम्पैथी, जहाँ से आती है हमें वॉइस मॉड्यूलेशन। मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो ये चाहिए, मुझे अगर फीलिंग्स को और समझना है तो ये चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग वाले लोग, म्यूजिक पे जाना है, म्यूजिक इंडस्ट्री। आप देखो कौन सा ऐसा वीडियो जिसके अंदर म्यूजिक नहीं जुड़ा हुआ? बिना म्यूजिक के हमारी लाइफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। साउंड इंजीनियर बनना है, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अगर मेरे पास ये वाला ब्रेन और एक लॉजिकल ब्रेन मिल जाए तो साउंड इंजीनियर की क्या सैलरी है आप बताओ। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी जिसकी डिग्री करवा रही है? करेक्ट, अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड, हाईली पेड। बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप बबली बाउंसर मूवी देखें, उसका जो साउंड इंजीनियर है सिर्फ 18-19 साल का है। हाँ, आई नो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लेफ्ट। एक मैं गैस करूँ, ये वाले लोग शायद, अगर जो ये एम्पैथेटिक इमोशन, ये शायद ऐसी फील्ड में भी अच्छा कर पाए जो साइकोलॉजी वाली फील्ड्स हैं। शायद साइकोलॉजी के लिए ये दोनों भी अच्छे चाहिए। मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी अच्छे चाहिए, साथ में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉजिक का भी चाहिए, और ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक के साथ साथ आपको इमोशंस भी अगर मिल जाते हैं, चेरी ऑन द केक हो जाता है। तो मेरा कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और साइकोलॉजी की नीड हर किसी को पढ़ने वाली है। ये डेटा कह रहा है, दिस इज वेरी इमर्जिंग फील्ड, यस, क्योंकि डेटा कह रहा है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स का डेटा बताऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस में।
अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल का बताऊंगा तो वो भी बहुत फास्ट ग्रो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट योर कन्वर्सेशन इज कि आपने जितने भी इतने करियर्स के बारे में डिस्कस किया, हम ऑर्थोडॉक्स करियर के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। एंड शायद हम जिस फील्ड में बात करते हैं, जो लोग आपको सबसे ज़्यादा खुश मिलते हैं अपने करियर में, वो ऐसे हैं जो कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करियर चला रहे हैं या उसमें वो काम कर रहे हैं एंड जिसमें उनको कोई कंपटीशन ही नहीं है, उन्हें ऐसी जंग लड़नी ही नहीं पड़ रही जिसमें उनके जीतने के चांसेस 1% है। फाइट ही नहीं है और एंजॉय और कर रहे हैं। ऐसी कितने जॉब्स हैं जिसमें मेरा एंजॉयमेंट भी, पैसा भी और फेस वैल्यू भी बढ़ रही है, इमेज भी बढ़ रही है, और मैं अर्ली एज के अंदर मैं वो सब काम कर पा रहा हूँ जो मैं 40s में सोचता। तो ये बहुत बड़ा एक हमने चैलेंज। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग एक और है, अगर मैं पेरेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मेरा बच्चा अगर सही लाइन पे चला गया तो किसी भी कीमत पे क्या वो आउट ऑफ ट्रैक जाएगा, गलत हैबिट में जाएगा, गलत संगत में जाएगा? मेरा कंसर्न ही यही था। करेक्ट। और अर्ली एज में अगर वो सेटल डाउन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, ये यहाँ से सॉल्व हो जाता है। या यू कैन कंटिन्यू। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे लेफ्ट लिटिल फिंगर की, जो कि हमारे राइट ऑसिपिटल लोब से जुड़ा हुआ है, जहाँ से आता है हमारा 2D। 2D मतलब जो 2D के अंदर है, यहाँ से आता है हमारा शेप एंड साइज। मेरे को शेप समझ में आएगा ही नहीं आएगा, साइज समझ में आएगा नहीं, और कलर सेंस। अब किसी को ब्लैक, ग्रे, व्हाइट पसंद है, किसी को बहुत हार्ड कलर्स पसंद है, किसी को फ्लैट, किसी को लाइट कलर पसंद है। वो कैसे डिसाइड होता है? वो इस फिंगर से डिसाइड होता है। तो ये आपको, जैसे आपको विकेट कीपर बनना है, अब विकेट कीपर बनने के लिए खाली रिफ्लेक्सेस काम नहीं आते। क्या मुझे बॉल मेरी तरफ आ रही है, मैं उसको कैच करने के लिए मेरा ब्रेन इतना फास्ट है कि कैच कर ले? अगर उसको लगता है मैं फास्ट हूँ, तो उस गली के लिए फास्ट हो कि डिस्ट्रिक्ट के लिए फास्ट हो? क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत है। करेक्ट। आपको लगता नहीं मैं लॉन टेनिस में चला जाऊं, मैं टेबल टेनिस में चला जाऊं, क्या आपका ब्रेन उसके लिए है कंपैटिबल? तो आपको गेम में इमीडिएट इफेक्ट से पता लग जाता है, एकेडमिक में बहुत लेटर ऑन पता लगता है, तब तक पैसा, एनर्जी सब कुछ लग चुका होता है। तो ऐसे आप बहुत डिटेल में अपने इमोशनल क्वेश्चन के बारे में जान सकते हो, क्रिएटिविटी क्वेश्चन के बारे में जान सकते हो, एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में जान सकते हो, और IQ जिसके बारे में बहुत बात होती है, इंटेलिजेंट क्वोशंट, जो कि हमारे सिर्फ ब्रेन का छोटा सा पार्ट है, उसके बारे में भी आप जान सकते हो। मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वाली कन्वर्सेशन में पता चली, और मेरे दिमाग में ना जब आप बातें बता रहे थे तो बहुत सारी कन्वर्सेशन चल रही थी, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जो मैंने किए हैं। मेरे को ये समझ आता है कि हम आज के टाइम पर हज़ारों ऐसे करियर फील्ड्स जो फ़न हैं, इंटरेस्टिंग हैं, स्टेबल हैं, हाई इनकम भी हैं, उन्हें एक्सप्लोर करें बिना ही रिजेक्ट कर बैठे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट ने कभी एनकरेज ही नहीं किया हमें कि भाई इनको भी एक्सप्लोर करो। एंड शायद ऐसा भी हार्श रियलिटी है, जब बच्चे ने एक्सप्लोर करना चाहा भी तो मना कर दिया। स्कूल में, कॉलेज में अगर गाता देखा तो मना कर दिया, खेलता देखा तो मना कर दिया। शायद वो अपने इंक्लिनेशन की तरफ ही झुकाव, तो उसका झुकाव था जब भी तो वो जा रहा था। अब एक बच्चे के पीछे पूरी फैमिली लगी है, पूरे पेरेंट्स लगे हैं, पूरे टीचर्स लगे हैं, लाखों रुपए दे रखे हैं, जब भी वो बंक करके खेलने जा रहा है अगर, तो देयर इज समथिंग। बट उस चीज़ को उल्टा दबाया गया कि इंसान नहीं भाई इंजीनियरिंग करो, साइंस लेके ये जाओ। एंड जहाँ पर दुनिया भर का कंपटीशन भी है, एंड मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सक्सेसफुल होने के बावजूद भी बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, और वही मीडियोकर लाइफ है, वही चीज़ें चलती जा रही हैं। प्लस बहुत सारे लोग जब ऐसी चीज़ों में जाकर फेल होते हैं, शायद वो फेल इसलिए हुए हैं कि उनका दिमाग इसलिए बना नहीं है, बट उनको लगता है मैं ही लाइफ में फेल हो गया। तो जो और लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को लेकर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, वो एक अलग चीज़ है। दूसरा, कभी कभी लोग जब एक ट्राई करते हैं तो उसके बाद उनकी ईगो भी अटैच हो जाती है कि मेरा एक अटैम्प्ट में UPSC निकला तो दूसरा भी दूंगा, तीसरा भी दूंगा, चौथा भी दूंगा, पाँचवा। लोगों में एक्सेप्टेंस भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने बारे में पता ही नहीं है। अपने बारे में पता होता तो शायद एक अटैम्प्ट के बाद मान जाते। जब पता चल जाता है, पहली पता चलता तो वो एनर्जी कहीं और लगाते। मेहनत में कमी नहीं है, वो इंसान 12 घंटे 16 घंटे तक पढ़ने को तैयार है, बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग रिजल्ट, एंड वो कंटिन्यू करे जा रहा है। टाइम भी वेस्ट हो रहा है, गलत चीज़ को नर्चर कर रहा है, जिस समय में आपके कहने के हिसाब से सही चीज़ को समझ के नर्चर कर सकता था, एंड अपनी फील्ड में नंबर 1 भी बन सकता था अगर सही टाइम पर समझ के नर्चर किया जाता। तो मैं सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसमें बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं। सचिन तेंदुलकर पहले MRF में गए थे, क्यों गए थे? बॉलर बनने के लिए। उनको उनके कोच ने गाइड किया कि आप बॉलर से ज़्यादा अच्छे क्या हो, बैट्समैन हो। आज आपके सामने हो, क्रिकेट के भगवान हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। साइना नेहवाल को पहचाना किसने? उनकी माँ ने पहचाना था। मोहम्मद कैफ कितनी बार बोल चुके हैं कि मेरा करियर किसी और में था, लेकिन मेरे फादर ने। मोहम्मद सिराज
जिनको तो फाइंड आउट उनके कोच ने किया था, उनको तो पता भी नहीं था कि वो इतने अच्छे क्रिकेटर हैं। यस, अगर मैं बात करूं एमएस धोनी की, एमएस धोनी की तो आपने मूवी भी देखा होगा, तो वो तो फुटबॉलर बनने गए थे, कहाँ से क्रिकेटर बने, कोच ने, और कोच ने बताया, और साथ में उसके बाद जब लीडर बने, तो ऐसा कैप्टन आज तक नहीं हुआ। इतनी बातें होती हैं उसके बारे में। अगर मुझे मेरे बारे में पता होगा तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज नहीं होगा? 100%। अभी गुकेश की भी मैं अगर बात करूं, गुकेश पे कॉन्फिडेंस कब आया? जैसे ही उसने उस पर नर्चर किया और उसने रिजल्ट देना शुरू किया, इस लेवल का कॉन्फिडेंस आया, पिता ने अपनी जॉब तक छोड़ दी, हर चीज छोड़ दी। तो माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बच्चा भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। द प्रॉब्लम बीच में है, क्या दोनों ने समय निकाला अपने आप को डिस्कवर करने के लिए? करेक्ट। अगर वो डिस्कवर कर लें, देखो ये सीधी सीधी बात है, मोहब्बत की तरह है। मुझे पता है कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूं, तो फिर मैं जी जान लगा दूंगा किसी भी कीमत पे उसी को पाने के लिए। तो आपको फिर कायनात भी सपोर्ट करती है, आपके घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं। करेक्ट, वो कन्विक्शन दिखता है। कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन कब आता है? जब मुझे पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे पता हो मैं बोलने में अच्छा हूँ, मैं कहीं भी निकल जाऊंगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे मैथ्स में कितना नंबर आया आप मुझसे नहीं पूछा ना, आपने मुझसे। मेरे फादर को भी अब नहीं पता कि मेरे मैथ्स में कितने नंबर आए थे, तब शायद पिटाई भी हुई हो। तो पॉइंट इज, मेरा अगर पोटेंशियल पता है तो आपकी पूरी ताकत उसमें लग जाएगी उसको सिखाने के लिए। और ऐसे हजारों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि अच्छे लोग, बड़ा एक फेम चलता है, ये ड्रॉप आउट है। पैसा लगाने के बाद आपको समझ में आया कि ड्रॉप आउट करना चाहिए, पहले समझ जाओ। तो फैंसी वर्ड्स भी कई बार बहुत ट्रेंडिंग हो जाते हैं। सही बात है, मतलब मैं तो 100% इस बात से अग्री करता हूँ। एंड मेरे को ये भी लगता है कि अगर जो लोग हैं वो शायद अपनी जर्नी में गलतियों तो धीरे धीरे अपने बारे में समझते रहते ही हैं, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो होती रहती ही है। लेकिन जो आपने एक बात बोली ना, असली कॉन्फिडेंस कब आता है कोई भी डिसीजन को लेने का? जब हमें एक वेरीफाइड ट्रस्ट वर्दी सोर्स से ये पता हो कि मेरी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड उसके बाद इंसान को समझ भी आता है कि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है इस तरफ। मतलब अगर मैं यहाँ पे इनपुट डालता हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आउटपुट आता है। या फिर आपने आसपास अपने लोग देखे होंगे कि सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डालते हैं, कुछ को बहुत अच्छा इनपुट आता है, कुछ को बिल्कुल भी इनपुट नहीं आता है, लेकिन वो फिर उसमें compete करने लग जाते हैं। इंस्टेड अगर वो अपना गेम खेलें, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर साइंस में जॉब भी कर लेता तो मैं शायद ऑफिस वालों से compete करता रहता, 5,000 की सैलरी हाइक, 10,000 की सैलरी हाइक, मैं उनसे compete करके भी नहीं जीत पाता, क्योंकि वो मेरा गेम नहीं है, मैंने गेम ही बदल दिया। तो मेरे को लगता है गेम बहुत डिसाइड करता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो। आज के टाइम पे अगर मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल लूँ, मैं फुटबॉल खेलूँ तो मुझे शायद, मैं लास्ट हूँ टीम में, सबसे खराब खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट खेलूँ तो मैं किसी भी टीम के टॉप 3 प्लेयर में आ सकता हूँ। मैं कौन सा गेम खेल रहा हूँ ये बहुत डिसाइड करेगा मेरी सक्सेस में। तो मैंने गेम ही बदल दी, मैं साइकोलॉजी में आ गया। तो यहाँ पर शायद मैं कभी सोचता भी नहीं कि मैं कॉम्पिटिशन मुझे पीछे कर देगा, क्योंकि दिस इज माई, मतलब ये मेरा गेम है। तो वो गेम चुनने में आप मदद कर रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये तो मेरी खुद की लाइफ की स्टोरी भी है कि मैंने पूरी स्टडी आईटी के अंदर की, लेकिन जब जॉब करने लगा तो पता लग गया कि अपने बस की है नहीं। लेकिन पैसा लगा चुका हूँ मैं, 12-15 लाख रुपए घर वालों को खर्च कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? जब आप पे लेबल लग जाता है ना कि अब आप पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। अब आपको या तो जबरदस्ती उस जॉब को करना पड़ेगा उस इमेज को बचाने के लिए, या तो मैं जॉब करता रहूंगा, फिर क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीऊंगा, और फिर मैं रहूंगा स्ट्रेस के अंदर, और वो स्ट्रेस मैं अपने परिवार में दूंगा, अपनी फैमिली में दूंगा। और फिर हम क्या बोलेंगे, नौकरी होती ऐसी, नौकरी ऐसे नहीं होती, नौकरी बहुत अच्छी होती है, 9 to 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है क्या मैं उसके लिए कंपैटिबल हूँ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमें पता लग जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ब्यूटीफुल। बिफोर मूविंग अहेड, मेरे को आपको एक चीज़ शेयर करनी है। मैंने रिसेंटली एक सेशन किया था, ही वॉज ex-MTV इंडिया CEO ऑन स्टोरी टेलिंग। मैंने सेशन किया था। वो 30 साल से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जितनी मेरी एज भी नहीं है उतने साल से वो इंडस्ट्री में है, एंड वो कहानियाँ सुनाते हैं। उन्होंने पता मेरे को क्या बोला, सेशन स्टार्ट होती कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए मुझे बड़े घटिया आइडियाज़ आते थे। अगले दिन वो आइडिया टीवी पे होता था एंड लोग मुझे उसके लिए पैसे देते थे। कह रहे आज भी मैं वही करता हूँ, मेरे दिमाग में कोई ऊट पटांग आइडिया आता है, मैं ब्रांड, उसके लिए मुझे ब्रांड कहानी सुनाने के पैसे देता है। कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने, मैं कही कितनी क्रेजी चीज़ है कि मतलब मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, मेरे को कहानियाँ सुनाने में मज़ा आता है, मुझे मज़ा आ रहा है वो करने में, जब मैं 30 साल उसे इतने पैशन से कर रहा हूँ, और ब्रांड पैसे फेंकने को तैयार है मेरे पास जितना मैं चाहूँ। तो उस वाली स्टेट को अचीव कर वो इंसान भी नहीं कर सकता जिसने शायद फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर ली।
वो स्टेट भी नहीं कर सकता, इनफैक्ट उतने लेवल तक जा भी नहीं करेक्ट, पाएगा। ये भी important क्योंकि देखो ब्रेन बहुत सिंपल है। जब हम 10 ब्रेन के हिस्सों की बात कर रहे थे, तो मेरी पावर कब होगी? जब मैं 10 के 10 हिस्से यूज कर रहा हूँ। Correct. वो कब होगा? जब मुझे पता हो कैसे यूज करना Exactly. है। अब मान लो मैं 10 को छोड़ दूं और 4 पे लग जाऊं, तो पूरा का पूरा लोड मेरे 4 ब्रेन के हिस्से पे आ गया, तो मैं ओवर हीट हो गया, यानी कि जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं इरिटेशन, जिसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं एंजाइटी। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। तो विकास जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये हमारे जनरल इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराते होंगे, अपने बारे में समझते होंगे। तो मुझे उन स्टोरीज में इंटरेस्टेड है जो आपके पास आई, उन्होंने अपने बारे में समझा, फिर क्या उनकी लाइफ में उन्होंने बदला। देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि डेली काम अपने ही है। फेवरेट बता दो। मेरे जो सबसे दिल के करीब है, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ इसके बारे में। जब हमने एक लड़की को गाइड किया था, आए थे वो करियर के लिए, लेकिन लाइफ के भी कुछ चैलेंजेस थे। टीनेज में थी, करियर डिसाइड करना था। हमने उनको फैशन डिजाइनिंग के लिए रिकमेंड किया, पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। तो फिर जब हमने पेरेंट्स को सब चीज़ें दिखाई कि बच्चे में टैलेंट है, तो मान गए वो। और उसके बाद उसका सपना था निफ्ट में जाने का। ओके। समा वो जा नहीं पाई। उसने एक कॉलेज से उसने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की। फिर एक दिन उसका कॉल आता है, उसने मास्टर्स के लिए निफ्ट अपना क्रैक कर लिया है। और जो उसने अचीव किया था वो सब उसने पूरी जर्नी दिखाई कि 3 साल में कहाँ का वो आईआईटी दिल्ली के अंदर रिप्रेजेंट किया उसने अपने कॉलेज को, और किस किस लेवल पे उसने काम किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो जो उसकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस रहे थे, पर्सनल चैलेंजेस रहे थे, कुछ ट्रॉमास रहे थे, वो सब वाइप्ड आउट हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे सही पाथ मिला, ऐसा गोल सेटिंग उसके ब्रेन में हुआ कि बाकी सब चीजें ब्लर हो गई। और गोल सेटिंग का पर्पस यही है, अगर आपको गोल सही अलाइंड हो जाए तो आपके लिए छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे पेन साइड लाइन हो जाते हैं। इनफैक्ट इसी के साथ एक और स्टूडेंट का याद आ गया मुझे। वो स्टूडेंट खुद थोड़े से इमोशनल चैलेंजेस से बाहर आ रहा था, बहुत ज़्यादा पेन में भी था। ठीक है, टीनेज के अंदर होता है बहुत सारा। तो उनके अकॉर्डिंग, उनके ब्रेन के अकॉर्डिंग हमें लग रहा था कि ये बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी के लिए उन्होंने कॉलेज लिया, बहुत टॉप इंडिया का, मान गए। और मेरा पर्पस एक ही था कि अगर इसको साइकोलॉजी समझ में आ गई तो उसको ये भी समझ में आएगा कि कैसे लोग काम करते हैं और खुद के ऊपर कैसे काम करती है। तो 2 बेनिफिट हुए, एक उसका फील्ड बना, नाउ शी इज वेरी गुड, क्रिएट वन ऑफ द रिनाउंड नेम इन साइकोलॉजी। ठीक है, खुद को भी समझा तो अपने रिश्तों को ठीक किया, अपने आप से भी रिश्ता ठीक हुआ और अपने साथ वाले लोगों से भी ठीक हुआ। और ये पता लग गया कि किससे रखना है रिश्ता और किससे नहीं रखना। ऑब्वियसली जब उसने पेन झेला है, सब कुछ देख लिया। मैं आपको उसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ। जब उसको इंटर्नशिप मिली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की उसने, उसको जब पता लगा ना कि मेरा तो पेन इतना सा है, ब्रेकअप का है, साथ वालों को तो पता नहीं कितने बड़े बड़े पेन है, तब उसको एक रियलाइजेशन भी हुआ। और इम्पैक्ट ये पड़ा कि उसने एक सोशल अपना एक मिशन उठा लिया कि मैं अब इस लेवल तक हेल्प करूंगी। आप सोचो कि उससे कितने परिवार सॉर्ट होने वाले हैं, कितने परिवारों को हेल्प मिलने वाली। इनफैक्ट उसका खुद का फैमिली कितना सॉर्ट हो गया। और जिस फैमिली में वो जाएगी, अब खुद वो अगर एकदम रिलैक्स, काम है, सॉर्टेड है, क्लियर है, तो नेक्स्ट फैमिली को भी तो हैप्पीनेस देगी। और अगर मैं इसको और ज्यादा डीप ले जाऊं, जब वो खुद खुश होगी तो उसकी जो आने वाली जनरेशन होगी कितनी वो हैप्पी होगी, कितनी ज्यादा एनलाइटेड होंगी। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं अगर करियर में बात करूंगा तो करियर में तो मेरा एग्जांपल ले सकता हूँ मैं। मेरा फील्ड आईटी से स्टार्ट हुआ, गया मैं बैंकिंग में। फाइनली जब मुझे पता लगा मेरा स्ट्रेंथ ये है, लेकिन कौन सी एज में पता लग रहा है? क्या सबको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है? क्या सबके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं? क्या सबकी वाइफ इतनी सपोर्टिव है कि आपका बच्चा आपके हाथ में है 1.5 महीने का? जितनी लाइफ आगे जाती है तो डिसीजन लेने टफ ही तो होते हैं। 1.5 महीने का हाथ में अगर गोदी में बच्चा हो ना, आप ये सोच नहीं सकते कि मैं एक सिक्योर्ड अच्छी पोजीशन की जॉब छोड़ दूं मैं। करेक्ट। आज जितने भी मेरे साथ वाले जॉब वाले हैं, आज मुझे बोलते हैं कि तूने सही टाइम पे छोड़ दी, लेकिन मुझे पता है कि वो टाइम कितना टफ रहा है। तुम छोड़ दो ना सही टाइम पे, कह रहे हो तो अब उनको दिखता है ना। तो पॉइंट ये, अगर आपको पता लगा, इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज क्या हुई, जिस दिन आपको पता लगा, अगर आपने तब भी एक्शन ले लिया, तो मेरी जर्नी भी आपके सामने है। करेक्ट। तो ये आपकी एज डिसाइड नहीं करती कि आप कब ग्रो करेंगे, ये डिसाइड करता है कब आपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ऐसे डिसीजन लिए। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी हमने एक डॉक्टर का किया था। अब तो मैं डॉक्टर नहीं कहूंगा, बायो एकेडमिक शी इज अ डॉक्टर, लेकिन 41 की एज में उन्होंने अपनी 41 की एज में उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी है। क्यों छोड़ी है?
क्योंकि उनसे वो फील्ड में जो हैप्पीनेस है वो फील ही नहीं हो रही है उनको। जो खुशी होनी चाहिए, मिसिंग फैक्टर है जिसको लोग बोलते हैं फालतू की बात है। अरे फालतू नहीं है, आपके अंदर आप क्यों आए हो इस धरती पे? अगर वो सिर्फ आप सर्वाइवल या मेटिंग करने के लिए आए, वो तो काम हो ही रहा है। बाकी तो मैं क्यों हूँ उसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं आया, तो उसके लिए वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे। तो जैसे उनको पता लगा उनके ब्रेन का सेंटर पॉइंट क्या है, उनके लिए लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, बना बनाया करियर साइड में रखा ताकि वो हैप्पीनेस को ढूंढ सकें। नाउ शी इज हैविंग अ वैलिडेशन कि यस, नाउ शी इज डूइंग सम मॉडलिंग, अच्छी मॉडल, हाँ मॉडलिंग कर रही है। अभी एक आपकी भी तो कम्युनिटी से एक आई थी हमारे पास, मैम मेगा बैंगलोर से। तो मैंने तो उनको बोला भी था कि आप अगर उसी करियर को परस्यू करती हैं तो आप नेक्स्ट एक रिनाउंड नेम होंगी उस करियर के। और मुझे लगता है, मैंने आपको बताया, मेरे को तो गूज़बम्प्स आते हैं बताते हुए। वो शायद 3 साल से जॉब कर रही थी, 3-4 साल उस पर्टिकुलर कंपनी में, अच्छी पोजीशन पे। कुछ टाइम पहले उनका प्रमोशन भी हुआ था। एंड हर किसी इंसान के अंदर मैंने देखा है सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ से एक सेल्फ डाउट होता है। व्हाट इफ ये क्या, ये नहीं होगा क्या, मैं इतना अच्छा हूँ भी, क्या मैं कर भी पाऊंगा? आपके साथ कन्वर्सेशन करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद, अपना फिंगरप्रिंट एनालिसिस कराने के बाद, उन्होंने इतनी पुरानी जॉब छोड़ दी अपनी। एंड आज के टाइम पे वो पैसे भी कमा रही हैं और आज के टाइम पर वो हैप्पी हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने वो ऑकल्ट में इंटरेस्टेड है, ऑकल्ट साइंस समथिंग लाइक दैट। एंड वो इतना उनमें कॉन्फिडेंस भर दिया आपने इस वजह से कि वो जो सोच रही थी वो सही था। एंड उसके बाद जब उन्होंने उसको करना शुरू किया, जिस चीज़ को वो आधे घंटे करती थी, अब वो पूरे फुल टाइम उसको करती हैं। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। उसके साथ साथ सोचो कितने लोगों की लाइफ में वो इम्पैक्ट ला रही है। यार उनके जो चेहरे पे जो खुशी होती है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, जब सामने कोई व्यक्ति बैठा है और उसको उसकी चीज़ों के लिए वैलिडेशन मिल रहा है, वो भी अनबायस्ड अप्रोच में, सवाल नहीं पूछ रहे हम सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के बता रहे हैं, और जो चेहरे पे खुशी है, और उसके बाद अगर उन्होंने पाथ डिसाइड कर लिया, वो लेवल, वो हैप्पीनेस जिसका कोई मैच ही नहीं है। एंड हमारा गोल क्या है? मैं तो कई बार अपने मतलब पूछता हूँ पेरेंट्स से भी, जो अभी एस्पायरिंग पेरेंट्स, उनसे भी पूछता हूँ, यार एग्जैक्टली आप चाह क्या रहे हो? आपके बच्चे की अच्छी नौकरी, या आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा सॉर्टेड रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, डिसीजन मेकिंग करे, अपनी लाइफ में एंजॉय करे? चाहिए ये फाइट हम किसी और में करवा रहे हैं, अपने बच्चे पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? ये प्रॉब्लम इसलिए होती है जब कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब हम प्री वेडिंग या पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग के होते हैं, अच्छा, रिलेशनशिप के लिए भी होते हैं? रिलेशनशिप, देखिए 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक मेरे साथ, जिसमें ये पूरा प्रोसेस आपको हेल्प करता है अपने आप को बेहतर समझने में। लड़ाई पता किस चीज़ की है? आप ये देखना, जितने भी लोग इंसल्ट करते हैं किसी की, एक्चुअली में वो लोग अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन मिल नहीं रही, पता है नहीं अपने बारे में, तो उनको एक तरीका मिल गया, किसी को इंसल्ट करो तो आप उस पार्टी के या उस मीटिंग के आप मेन सेंटर पॉइंट बन गए, किसी भी तरह से मिल जाए, बस मिल जाए। हाँ। तो एक बड़ी फेमस लाइन भी होगी, नाम तो है बदनाम ही सही। बदनाम का भी नाम होता है। बदनाम का भी नाम होता है। ये फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं पड़ा इनमें। आप अपनी भी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, दूसरे की भी कर रहे हो। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छे एकेडमिक से रिलेटेड एक कपल आया था, जो ऑलरेडी एकेडमिक सेंटर्स चला रहे हैं अपने। तो माना जाता है ना कि अच्छे एकेडमिक में जो है, अच्छे पढ़े लिखे जो हैं, और अच्छा अगर उसी तरह का कोचिंग भी दे रहे हैं तो वो बहुत सॉर्टेड होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, ये मिथ्स है। अग्री। तो उन दोनों के कपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी चीज़ों को लेके था उनके। तो जब बिहेवियर की जब बात आ रही थी, तो ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल हम कमेंट कर देते हैं, ये मुझे टाइम नहीं देते, या वो मुझे टाइम नहीं देती, मुझे समझती नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझती, ये कमेंट्स हम करते हैं। जब हम साथ में बैठते हैं, जब उनके साथ बैठे, तो वाइफ का नेचर बिल्कुल अलग था, हस्बैंड का नेचर बिल्कुल अलग था, लेकिन उसको वैलिडेट कौन करे? मुझे तो इंटेंशन पर डाउट है। करेक्ट। तो जैसे उनको वैलिडेशन देते हैं कि इनका ब्रेन इस तरह वर्क करता है, तो मेरा अगर इंटेंट है इस रिश्ते को निभाने का, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो फिर जब उनको पता लगा यार इसका, मेरी वाइफ का ब्रेन इस तरह काम करता है, शी इज नॉट डूइंग बाय इंटेंट, इसका ब्रेन इस तरह प्रोसेस करता है, तो मुझे सिर्फ अपना टोन चेंज करना है। हमने बोला आप सिर्फ पिच चेंज कर दीजिए, अपनी जो बोली है उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस लेके आइए, बात खत्म। वाइफ को हमने कुछ रिकमेंडेशन दिए, इस व्यक्ति को प्राइवेसी और रिस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल की चाहिए। इतना सा इनपुट देने से आज हमें अच्छा ये लगता है कि वो अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि वो अपने परिवार को भी अच्छे से देख रहे हैं, और जिस वर्क में वो हैं,
रिलेशनशिप का पूरा असर कहाँ पड़ गया? काम में। मेरा अगर घर में रिश्ता खराब है तो किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं कि मेरा करियर बहुत स्ट्रांग हो जाए। अब मुझे पता है कि 2-4 लोग होंगे, वो 2-4 बड़े बड़े एग्जाम्पल दे देंगे, फिर 2-4 ही तो हैं। 800 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को निकाल पाए? करेक्ट। तो बाकी जो लोग हैं वो भी तो बहुत हैप्पी एक लाइफ जी रहे हैं ना। तो फैमिली भी, ये बहुत बड़ा मिथ है, फैमिली अगर आ गई तो मैं करियर नहीं बना पाऊंगा, करियर आ गया तो मेरी फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है वो डिपेंड करता है, और रेफरेंस पॉइंट डिपेंड ये करेगा आप अपने बारे में कितना जानते हैं। अपने बारे में जानिए, अपने पार्टनर के बारे में, तो आपकी लाइफ रिलेशनशिप सब सॉर्टेड हो जाता है। 100%। एंड मेरे को ये समझ आया आपकी कन्वर्सेशन से, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट करियर, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट योर लाइफ एजुकेशन और योर जॉब, दिस इज अबाउट कि आप अपनी लाइफ को एक फुलफिल्ड लाइफ कैसे जी सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चाहे वो सही करियर चुन के हो, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपना, अगर आपको जॉब स्विच करना है, यू वांट टू गो इनटू बिजनेस, बिजनेस वाले बहुत सारे लोग हैं जो एस्पायरिंग बिजनेस ओनर्स हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप चलाना चाहते हो तो अपने पार्टनर को समझना हो किसी भी हिस्से में, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, आप अच्छी चीज़ें चुन पाओगे। दूसरा, आपको यही पता होगा मेरे आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, ताकि उनके बारे में मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड रह सकूं। मेरे को इसमें एक और चीज़ पॉइंट ऐड करना है। मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट साइकोलॉजिस्ट हैं जॉर्डन पीटरसन, वो एक बात बोलते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होने के 2 तरीके हैं। मतलब कोई भी एक है तो काम चल जाएगा। पहला बोलते हैं, ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद पर्सनैलिटीज़। वो बोलते हैं अपने आप को ऐसी जगह पर प्लेस करो जहां पर तुम लड़ने के लिए इक्विप्ड हो, विच इज़ अ वेरी ब्रिलियंट थॉट, कि मैं ऐसा गेम खेलूं जिस गेम के लिए मैं तैयार हूं। अगर मैं इसको एक बड़े लेमन एग्जांपल समझूं, अगर मैं आजकल मॉडर्न डे जो वॉर है वहां पर मैं तलवारें लेके तो लड़ने नहीं जा सकता ना, वहां पे तो मैं लड़ने से पहले ही हार गया। बिल्कुल। तो मैं ऐसा गेम खेलूं जहां पर मैं लड़ने के लिए इक्विप्ड हूं, मतलब मेरी पर्सनैलिटी उस पर्टिकुलर चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जैसा आपने बताया, मैं अगर नेचुरली एक अच्छा स्टोरी टेलर हूं, मेरा एस्थेटिक सेंस भी अच्छा है, अगर मैं फिल्म मेकिंग की तरफ अपना करियर ढूंढता हूं तो शायद मेरे पास एक अनफेयर एडवांटेज है, जस्ट बिकॉज मेरे माइंड की कैपेबिलिटीज वैसी। एम आई मेकिंग सेंस? एब्सोल्युटली राइट। ये पहला पॉइंट है कि मैं अपने आप को वहां प्लेस करूं। दूसरा तरीका क्या बोलते हैं, विच इज अ सेपरेट आइडिया, कि अपना एक ऐसा फोकस बना लो कि जब तुम किसी फोकस पे जाते हो, ह्यूमंस ऐसे डिजाइंड हैं, जब हम किसी चीज को अपना फोकस बना लेते हैं तो आसपास की चीजें ब्लर होने लगती हैं, हमें दिखती ही नहीं है। लेकिन जो मुझे आपने बताया, आपके बताने से तो ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, मुझे गेम भी मिल रहा है मेरा और मुझे फोकस भी मिल रहा है, तो मेरी तो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मुझे आज इस कन्वर्सेशन से ये फायदा हो गया कि मुझे इस स्टोरी टेलिंग में समझ में, अच्छा मैं दोनों कर रहा हूँ, ये मुझे आज आपने अवेयर किया क्योंकि मुझे पता होगा, हाँ, लेकिन शब्द नहीं होंगे, तो आपने मुझे आज शब्द दे दिया। अब मेरा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना। वंडरफुल। मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो भी हुआ है। एक स्टार्टअप को हम कंसल्ट कर रहे थे, तो स्टार्टअप फाउंडर का जब हमने देखा, तो जब उसको अपनी टीम एक्सपेंड करनी थी, तो हमें दिख रहा था कि इनकी खुद की पर्सनैलिटी ही इनके करियर में हिंड्रेंस बनने वाली है, तो हमने उनको अवेयर कर दिया। और जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है ना, वो पहले से अवेयर डिसीजन लेता है, उसको पता होता है कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो उनकी खासियत ये थी, हमने बता दिया कि आपका बिहेवियर का ही चैलेंज है कि आप हमेशा अपने आप को फ्रंट सीट पे रखना पसंद करोगे, आप किसी और के डिसीजन नहीं समझ पाओगे, तो क्या इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो। तो जैसे अवेयरनेस आई तो उन्होंने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, लॉजिकल और अपनी कंपनी के लिए डिसीजन लिया। तो जब को फाउंडर्स वो लेके आए तो उनको भी आइडिया था कि इनके साथ थोड़ा चैलेंज है। ऑब्वियस ही बात है, जब एक टीम बनती है तो व्हाट डज टीम मीन्स, टीम का मतलब है कि मैं इसको समझता हूँ, ये मुझे समझते हैं, और हम दोनों का एक अलाइंड गोल है, हमारी स्किल्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर से क्या हुआ, आज वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, नाम कर रही है, और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आपको जल्दी आईपीओ में भी दिख जाएगा। एंड कई सारी कंपनीज तो इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि पार्टनरशिप काम नहीं करती। दुनिया के सारे कई सारे नहीं सर, अगर आप स्टार्टअप्स का मेजॉरिटी बिजनेस, चाहे घर वाले बिजनेस धंधे देख लो, वो भी इसलिए खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो साफ मना कर देते हैं कि पार्टनरशिप नहीं करनी। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सगे भाई भी पार्टनरशिप करते हैं। करेक्ट। तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। मेरा जो अगला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि
ये जो आप ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, करियर के बारे में मुझे बहुत क्लियरली समझ आया। ये हमें करियर के साथ साथ और किन चीज़ों में बहुत प्रोमिनेंटली हेल्प करता है। आपने एग्जांपल के थ्रू मुझे बताया, रिलेशनशिप के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया, बट मैं थोड़ा करियर के अलावा जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसके लिए मुझे ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराना चाहिए। अगर मेरे लिए लाइफ वैल्यू रखती है और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की जो वैल्यू है ना वो वैसी नहीं है जैसे एक मीडियोकर की होती है, तो मुझे मेंटोरशिप लगेगी। और अगर आप हार्वर्ड की रिसर्च भी पढ़ लेंगे, तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी पे जाना है और अपनी लाइफ में वो एलिमेंट लेके आना, मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड वाइड किसी भी आप राजा के नाम बताइए, कोई भी एक राजा का नाम बताइए जिसके पास गुरु ना हो। उन राजाओं को क्यों गुरु की जरूरत थी? कि अगर आपके पास बर्ड आई व्यू नहीं है तो आपके गलती करने के चांसेस ज्यादा है। करेक्ट। तो बर्ड आई व्यू क्या हेल्प करता है? मुझे दूर तक दिखाता है। तो मेरी लाइफ के क्या गोल हो सकते हैं वो मुझे उतना ही पता है जितना मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है। करेक्ट। अब सबकॉन्शियस माइंड की पावर मेरे पास है नहीं, तो उसके लिए मैं क्यों ना हायर कर लूँ किसी को। तो अगर आपके लिए लाइफ वैल्यू रखती है तो आपके रिलेशनशिप वाला एंगल हो, चाहे वो करियर वाला एंगल हो, चाहे आपकी लाइफ, इनफैक्ट आप इस धरती पे क्यों आए हो, क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहते हैं, अगर वो वाला भी एंगल चाहिए तो भी समझ में आता है। एकेडमिक तो है ही, करियर तो है ही, सारा डिटेल में समझ में आता है। तो आपके लिए लाइफ क्या मैटर करती है? हाँ, मीडियोकर लाइफ है ना, तो हम तो साफ बोलते हैं कि फिर तो कोई फायदा नहीं, हम आपके लिए बने ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, मैं इसमें एक और जो मेरी कन्वर्सेशन से मुझे समझ आया, हमारी लाइफ हम कैसे जिएंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे डिसीजंस। एंड हमने जिस तक हमारे डिसीजंस की क्वालिटी ही हमारी लाइफ की क्वालिटी को बताती है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने बारे में समझ गया ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करूँगा वो मैं अच्छे डिसीजन ले पाऊँगा, चाहे वो करियर के लिए हो, फैमिली के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। क्योंकि मेजॉरिटी लोग मैंने देखे हैं या तो डिसीजन ले ही नहीं पाते या बाद में जाकर रिग्रेट करते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया। बट अगर मेरे को ये पता चल जाए कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो मेरे मैक्सिमम चांसेस हैं आउटपुट आने के, तो उस चीज़ में मेरे को ATS हेल्प कर सकता है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आपको मैक्सिमम पोटेंशियल कब मिलता है? जब आपको पता हो, जैसे आप इस कमरे के अंदर, आपने बहुत सारे ऐसी स्टोरीज देखी होंगी, छोटे से कमरे में किसी ने केसर उगा लिया, किसी ने मशरूम की फार्मिंग कर ली, और किसी के पास पता नहीं 100 एकड़ की जमीन, तब भी इतना नहीं कमा पा रहा। तो आपको ये नहीं पता कि उस जमीन की फर्टिलाइजेशन पावर है क्या। करेक्ट। तो आप क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल करोगे। और वही किसान जो पता नहीं कितना कुछ कमा रहा है, और वहीं पे जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको अवेयरनेस नहीं है, अभी करंट में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट कर रही है, या इस धरती की पावर क्या है, तो फिर क्या कर रहे हैं? वो अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं या अंडर पेड उससे काम ले रहे हैं। करेक्ट। तो अंडर पेड करके क्या फायदा होने वाला है? मेरे को सच में इस कन्वर्सेशन के बाद पता है क्या लगता है, जैसे मैं बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरा तो कॉमनली में काम ही है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कि अगर ऐसी चीज़ों के बारे में हमें सही टाइम पे पता चल जाए ना, तो शायद हम बहुत सारे आने वाले चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं अपने, जो आज के टाइम पे लोग फेस करते हैं, चाहे वो मिड लाइफ क्राइसिस के नाम पर हो, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर हो, रिग्रेट के नाम पर हो, करियर डिसीजंस के, या फिर लोग 33 साल के हो जाते हैं, उन्हें क्लियर ही नहीं होता कि मेरे को करना क्या है। क्लैरिटी इज़ अ वेरी बिग इशू। अरे सही समय पर अगर ये तो बहुत एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें सही समय पर पता चल जाए, तो तुम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को क्राफ्ट कर सकते हो। आई वॉन्ट योर पर्सपेक्टिव कि जिसने अभी तक इस प्रोसेस के थ्रू जो नहीं गुजरा, वो क्या मिस कर रहा है। मेरी लाइफ में अगर मैं IT में रहता तो फिर क्या होता? बहुत ही कॉम्प्रोमाइज लाइफ होती। या फिर मैं बैंकिंग में ही रहता, तो बैंकिंग के अंदर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आती, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मैंने अपने आप को अच्छा नेटवर्क भी बनाया, मैंने बहुत अच्छा था। लेकिन जो हैप्पीनेस वाला जो एलिमेंट है, क्या वो मेरी फैमिली को हिट नहीं करता? क्या मेरे होने वाले बच्चे पे, क्योंकि तब मैं मैरिड था नहीं, तो मेरे उस पर इम्पैक्ट नहीं आता। और अगर मैं इसको बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाऊं, अगर मैं स्ट्रेस में हूं और अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहा हूं, तो क्या मैं अपना DNA डेप्रिसिएट नहीं कर रहा? मैं बच्चे को क्या देके जा रहा हूँ? अगर मैं उस लेवल पे बात करूँ, फिर भी अगर मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, लव नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, फिर मेरे होने का फायदा ही क्या है? या तो किसी की लाइफ में, जैसे बोल देते ना, एक तो लेबलिंग से बचना चाहिए। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, अधूरी जिंदगी होती है, ऐसा बकवास है सब, नैरेटिव है ना, नैरेटिव। कोई कहानी तो सुनानी है भैया। आप हैप्पीनेस के लिए आए हो इस धरती पे, इसके अलावा कोई नहीं है। आप यहाँ पर लव के लिए आए हो, वही आपका मेन गोल है। तीसरा आप आए हो रिस्पेक्ट के लिए। ये तीनों जब मिल जाते हैं तब आप देने वाले बनते हो, उससे पहले मांगने वाले हो। अगर आपको देने वाला बनना है तो ये टेस्ट
या ये सेल्फ डिस्कवरी का पूरा जो प्रोसेस है आपको हेल्प कर सकता है। हाँ, आप सिर्फ मांगने के लिए आए हो तो फिर हमारी ज़रूरत नहीं है। हेल्प वापस यही करेगा, बात है। डेफिनेटली करेगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है जितने समय तक हम किसी ऐसी चीज़ को नर्चर कर रहे हैं जो शायद हमारा ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा, वो समय तो हम वेस्ट कर ही रहे हैं। बट अगर मैंने उस समय में सही चीज़ को नर्चर किया होता, अपने असली पोटेंशियल को नर्चर किया होता, तो शायद मेरी लाइफ की क्वालिटी, मेरी सक्सेस सोसाइटी की नज़रों में जो भी हम मानते हैं हम सबको सक्सेसफुल होना है, तो वो बहुत ज़्यादा होती। और जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा टाइम भी जाता है, एफर्ट्स भी जाते हैं, एनर्जी भी जाती है, पैसा भी जाता है, वो सब इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं वो सारी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह पर करूँ, मुझे पता है इससे मुझे मैक्सिमम आउटपुट आएगा, वो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एग्रीड, 100% एग्रीड। सही टाइम पे पोटेंशियल नहीं पता लगा तो फिर लोग आईआईटी दिल्ली में जाके भी सुसाइड कर लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही टाइम पे पता नहीं लगा तो शादी होने के बाद जब आपका बच्चा हो चुका है तो डिवोर्स जैसे क्रिटिकल और बहुत ही रेडिकुलस प्रोसेस से निकलना पड़ता है, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से निकलना पड़ता है, उसमें से फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। वो क्यों होता है? जब हम रॉन्ग करियर में होते हैं या रॉन्ग पार्टनर के साथ होते हैं। तो कंपैटिबिलिटी के बिना अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपनी लाइफ के साथ हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, बहुत रिस्क है। करेक्ट। ये उतना ही ज़्यादा रिस्क है ड्रिंक एंड ड्राइव रिस्क है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आफ्टर बीएमटी? बीएमटी का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इस प्रोसेस के अंदर पहले हमें फिंगर टिप्स चाहिए होते हैं। उसके लिए आपके पास गूगल फॉर्म आता है। जैसे फिंगर टिप्स हमारे पास आते हैं तो अप्रॉक्स 5 डेज में इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। वो रिपोर्ट लाइफ लॉन्ग आपके पास रहती है। वो 26 पेजेस की रिपोर्ट है जिसमें डिटेल में आपके बिहेवियर, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपको एक्वायरिंग स्टाइल, बहुत कुछ उसमें बारे में बात होती है। मेरा दिमाग खोल के रखा हुआ है पूरा। हाँ, उसके बाद फिर आपके साथ एक काउंसलर कनेक्ट करता है जो आपको पूरा का पूरा आपके बारे में, आपकी सारी क्वेरीज को पूरा गाइड करता है, आपको आपकी रिपोर्ट समझाता है। उसके अंदर 3 स्टेप पे हम बात करते हैं। द फर्स्ट इज अवेयरनेस, हाउ दिस ब्रेन वर्क्स, कैसे इस ब्रेन का पूरा पोटेंशियल है, क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या इसका बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पॉइंट्स रहने वाले हैं, वो सब डिटेल में बात होती है। फिर आता है एक्सेप्टेंस। किसी भी एज में आप करवा रहे हैं तो एक आपने एज ले ली है तो उसके बेस पे कुछ ना कुछ आपके इमोशंस आपके स्टोर हुए हैं, चाहे वो सैडनेस के हैं, चाहे वो हैप्पीनेस के हैं, चाहे वो रिग्रेट है, चाहे वो गिल्ट है। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक आप मूव ऑन नहीं हो सकते। करेक्ट। तो व्हाट इज अ मूव ऑन? दैट इज द एक्सेप्टेंस, वो भी वैलिडेटेड। फिर आता है इस पर्टिकुलर ब्रेन के अकॉर्डिंग क्या एक्शन प्लान बनता है। इस ब्रेन को अगर ऑप्टिमाइज्ड करना है तो क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं, किस किस तरह की ट्रेनिंग्स हो सकती हैं जिससे ब्रेन नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। इस प्रोसेस के बाद सेम रिकॉर्डिंग रिपोर्ट उस क्लाइंट को शेयर कर दी जाती है जो कि लाइफ लॉन्ग तक उनके साथ रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस है उसके अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को क्या लगता है ना, अगर इस वाले प्रोसेस में हम कुछ चीज़ें ऐड करें, जैसे कि अगर कोई इंसान अपना ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराता है, उसके बाद उसको एक बहुत माइंड ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस होगा, उसे अपने बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद उसने पास्ट में एक्सप्लोर थोड़ी बहुत की हैं या नहीं की। अब उस पर सही समय आएगा अपने सही पोटेंशियल को नर्चर करने का, एंड अपनी लाइफ में जो चीज़ें खराब हो गई हैं, जो सही समय पर अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से खराब हो गई हैं, उनको ठीक करने का। कैसा होगा अगर अगले 90 दिनों के लिए हैंड होल्डिंग मिल जाए? एंड आई बिलीव लोग आपसे शायद कभी ना कभी पूछते भी होंगे कि मुझे आगे और हेल्प लगेगी इस जर्नी में, तो कैसा रहेगा? देखो, अगर आप न्यूरोसाइंस की बात करें तो मैं तो उसी के ऊपर बात करूंगा। साइंस ये बोलती है कि आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और उस न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो पाथ बनता है, जितना वो सॉलिड पाथ होगा उतना ब्रेन फास्ट होता जाएगा। अब सॉलिड पाथ बनने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले लगते हैं 21 डेज, 21 डेज में पाथ बनना शुरू होता है, फिर लगते हैं 40 डेज, फिर लगते हैं 90 डेज। और अगर 90 दिन तक मुझे हैंड होल्डिंग मिल जाए, मेरे हैबिट्स पूरे के पूरे रिफॉर्म हो जाएंगे, जो मेरे करियर के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरी पूरा पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हो जाएगा, वो भी बाय डिफॉल्ट। मैं बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूँ क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरी रिपोर्ट ये है और उसके अकॉर्डिंग मुझे हैंड होल्डिंग मिल रही है, 90 दिन की पूरी ट्रेनिंग मिल रही है, इससे ईजिएस्ट वे नहीं सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मुझे मेरे बारे में पता लगा था ना, तो पेन पॉइंट ये था कि शुरू कैसे करूँ। पता तो लग गया, तो हैंड होल्डिंग अगर मिल जाती मुझे तब, तो जो मुझे 2 साल में मैंने करा, हिट एंड ट्रायल करके ज़्यादा पैसा लगा के, तो वो मेरा चैलेंज खत्म हो जाता और मैं स्पीड से ग्रो करता। तो टोटली एग्री कि ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए इसका। मैं अपना सॉल्यूशन प्रपोज करता हूँ।
देखो, मैं पिछले मोर देन 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे कम्युनिटी रन करते हुए। हमारी कम्युनिटी में 20 से 25 हज़ार लोग ऐसे जिनको हम इम्पैक्ट कर चुके हैं अपनी वर्कशॉप के थ्रू या अपने सेशन के थ्रू। एंड लगभग ऑनेस्टली 500 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया है। तो इसके बाद बहुत सारे लोग अपने चैलेंजेस बताते हैं, हम बहुत सारे सर्वेस करते हैं। इन सब पूरे ऑब्जर्वेशन से, लोगों के नहीं, मेरे पिछले 4 साल के ऑब्जर्वेशन से मेरे को 4 चीज़ें पता चली हैं जो सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये सिर्फ मेरे को ही नहीं, जब मैंने रिसर्च किया तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं या जो लोग डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं सक्सेस पर, वो गिन चुन के इन चारों चीज़ों पर ही आकर गिरते हैं। सबसे पहला होता है उसमें सेल्फ डिस्कवरी, दूसरा होता है कंडीशनिंग, जो आपका बिलीफ सिस्टम बना है आपके अपब्रिंगिंग से, आपके एनवायरनमेंट से, तीसरी होती हैं आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स, एंड चौथा होता है वो एनवायरनमेंट जिसमें आप जीते हो। एंड अगर हम इन चारों को सॉल्व कर दें तो एक इंसान को अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जो सेल्फ डिस्कवरी सबसे मेजर पिलर है वो आपने सॉल्व ऑलरेडी कर दिया। मैं अपने बारे में समझ चुका हूँ, ये कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 60 to 70%। अगर मैं अपने बारे में समझता हूँ, आधी जर्नी तो मैंने वैसे ही आसान कर दी। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने आप को जिन जगहों पर प्लेस करूंगा मुझे फ्रिक्शन ऑलरेडी कम आएगा। अब मेरे को कोई चीज़ करने में मज़ा आ रहा है तो प्रोक्रास्टिनेशन ऑलरेडी कम होगी, ओवर थिंकिंग ऑलरेडी कम होगी, मेरे रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी कम होंगे, क्योंकि मैं पार्टनर या तो देख के चुनूंगा या अगर चुन लूंगा तो मुझे पता होगा कि मुझे क्या चीज़ ऑफेंड करती हैं। तो आपने बहुत मेजर पिलर सॉल्व कर दिया है। इसके बाद आती है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें शुरुआत में तो अवेयरनेस थी नहीं, उसके बाद जब हमें अवेयरनेस आनी शुरू हुई, हम उस टाइम तक गलत चीज़ें भी तो नर्चर कर चुके थे ना। वो बिलीफ सिस्टम, वो कंडीशनिंग तो हो चुकी थी ना। बहुत सारे लोगों की तो, आप मेरी बात से अग्री करोगे, बहुत सारे लोगों की तो पैसे से ही लड़ाई हो जाती है कि ज़्यादा पैसा ही ईविल होता है, ज़्यादा पैसे कमाने वाले ही ऐसे होते हैं। आप मुझे बताओ, जब किसी इंसान ने बिलीफ सिस्टम बना लिया कि भैया ज़्यादा पैसे कमाने वाले तो ख़राब लोग होते हैं, क्या कभी वो ज़्यादा पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो पाएगा? वो ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। उसके साथ साथ बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बहुत मुश्किल है भैया ज़्यादा पैसा कमाना, तो हम तो बने ही हैं 30-40 हज़ार रुपये कमाने के लिए। जो बड़ा पैसा कमाते हैं वो कुछ और लोग होते हैं, या तो किसी बड़े बाप के बेटे होते हैं, कोई उनको बड़ा एनवायरनमेंट खतरनाक मिलता है। तो ये सारी जो कंडीशनिंग है ना, इस कंडीशनिंग ने हमें रोका हुआ है। इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे फैमिली इश्यूज़, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़, हमारे पेरेंटिंग इश्यूज़, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास, एंड बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इस कंडीशनिंग में, जिसकी वजह से हम सारे सही एफर्ट करने के बाद भी वो आउटकम नहीं ला पाते। जो बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे कि हमको लगता है कि यार मैं हर चीज़ के बारे में अवेयर हूँ, मुझे पता है ये चीज़ मेरे को नुकसान कर रही है, मैं जब भी इसके तरफ ही जा रहा हूँ, मुझे पता है कोई एक थॉट या कोई एक आइडिया, कोई एक्शन मुझे हेल्प करेगा, मैं जब भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। ये वाली चीज़ सॉल्व करना सेकंड स्टेप है कि मैं अपनी जो कंडीशनिंग है, जो मेरे गोल्स को सपोर्ट नहीं कर रही, उस कंडीशनिंग को ठीक करूं एंड अपने ब्रेन को रीवायर करूं। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जो है हमारी हैबिट्स। हमारे नए वर्जन के लिए, हमारे ड्रीम वर्जन के लिए हमारी आज की हैबिट सपोर्ट नहीं करेंगी। नए वर्जन के लिए नई हैबिट्स चाहिए, नई आदतें चाहिए। क्योंकि जो सपने में हम इंसान देखते हैं, वो इंसान आज वाला मनीष नहीं है या आज वाला वर्जन नहीं है। उसकी अलग आदतें हैं, उसका अलग स्किल सेट है, उसके अलग तौर तरीके हैं, उसका अलग दोस्त है, सब कुछ अलग है। तो अगला स्टेप आता है हैबिट्स। लेकिन हैबिट्स बननी आसान नहीं होती, क्योंकि हमारे को कोई पूछने या बताने वाला नहीं होता। मैं चाहता हूँ एक ऐसा इंसान हो हमारी जर्नी में जो डेडिकेटेड एसोसिएटेड हो हमारे साथ, एंड वो डेली अकाउंटेबल रखे हमें उन हैबिट्स के लिए, जो शायद हमारे पेरेंट्स को करना चाहिए था या हमारे बेस्ट फ्रेंड को करना चाहिए था। सो दिस इज आई प्रपोज फॉर द थर्ड पिलर, हैबिट्स। एंड फोर्थ इज द एनवायरनमेंट। चाहे दुनिया का कोई भी साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ लो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को सुन लो, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है तुम्हारी सक्सेस में वो एनवायरनमेंट होता है। एंड एनवायरनमेंट वर्क्स लाइक मैजिक। आपने अपना एग्जाम्पल लिया, आप ऐसे लोगों में रहे जो कंटेंट क्रिएशन में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स में हैं, तो 1 लाख तो आप ऐसे पहुंच गए कि जैसे आप बड़े फ्लो में, जो मतलब लोग संघर्ष करके नहीं पहुंच पाते। आपने वो चीज एक्सपीरियंस, आपको वो स्ट्रगल भी शायद एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि आप ऐसे लोगों में थे। नहीं कभी। करेक्ट। मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा एम्पलीफाई करता है ना आपकी चीज़ों को। मेरे के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करी, 1 हफ्ते में कॉन्फिडेंस आ गया, जो 20 साल में नहीं आया था, 18 साल में नहीं आया था। ये मैजिक है।
तो अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को सॉल्व कर लो, अब अपने घर वालों को तो नहीं भगा सकते, लेकिन एक ऐसा प्राइवेट ग्रुप हो जिसमें आप जैसे ही माइंडसेट के लोग हों एंड आपके जैसे ही एक्शन टेकर हों, जहां पर सब लोग अपने ड्रीम वर्जन को अचीव करने के लिए एफर्ट करने के लिए रेडी हैं एंड सेल्फ डिस्कवरी वाले पाथ से गुजर चुके हैं। मैं इसे बोलता हूँ इस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 11, इट्स नॉट 1। तो वो पावर मेरी मतलब 10 गुना ज़्यादा हो जाती है अगर मेरे को एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो टोटली एग्री 100%। तो आप बताओ, अगर ऐसा 90 दिन का प्रूवन एविडेंस बेस्ड सिस्टम किसी इंसान को मिल जाए जो सेल्फ डिस्कवरी, कंडीशनिंग, हैबिट्स और एनवायरनमेंट चारों चीज़ों को सॉल्व करे, वो भी एक डेडिकेटेड पार्टनर के साथ, तो क्या गोल अचीव नहीं होगा? अगर ये सिस्टम किसी को मिल जाए ना, तो उसको अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर मुझे मिल जाता तो भाई ये स्ट्रगल पे नहीं होता। जो मैंने बीच में 12 साल का स्ट्रगल देखा है ना, तो वो चैलेंज ही कभी नहीं आता। मैंने आपको बताया भी था कि वो 2 साल मेरे वेस्ट हुए। 2 साल वेस्ट ही नहीं होते, मेरा पैसा भी लगा, मेरा कॉन्फिडेंस वेट हुआ। करेक्ट। तो कन्वर्ट कर देता है। और वैसे भी मैं लॉ ऑफ 5 जो है, जो आप 5 लोगों के एवरेज हो, उसको बहुत मानता हूँ, साइंस भी मानती है। तो मैं ऐसे 5 लोगों में रहना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ को अपग्रेड करने वाले हैं और पूरा वर्टिकल स्केल देने वाले हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगती है। और मुझे लगता है जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उनसे ज़्यादा लकी कोई नहीं हो सकता। वो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। तो लेट्स डू इट, एक कोलैबोरेशन करते हैं। शिफ्ट एक्स ब्रेन इन्फिनिटी, एज गांधी जी सेड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो हम अगर चाहते थे कि यार काश ऐसा होता, क्यों ना हम ही वो बदलाव बने, तो इस वजह से एक एक्शन लेते हैं एंड उन लोगों को एक प्रूवन एविडेंस बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। वाह।